कोट, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अमृतांश अरोरा और आप देख रहे हैं द प्रिंट हिंदी सॉफ्ट कवर। लोकतंत्र हमारे देश की वो नींव है जो आजादी के 75 वर्ष बाद भी कमजोर भले ही हुई हो, पर जल मिश्रित नहीं। इसी 75 वर्ष के सफर के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं लेखक व इंदौर के श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला व वाणिज्य महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर ममता चंद्रशेखर। ममता जी, आपका द प्रिंट हिंदी सॉफ्ट कवर में स्वागत है। जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूं कि आज हम भारतीय लोकतंत्र के अनेक पहलुओं पे आपके साथ चर्चा करके भारत के राजनीतिक इतिहास को थोड़ा और जानेंगे और समझेंगे, और ये भी जानेंगे कि वो घटनाएं कौन सी थीं जिन्होंने भारतीय जनतंत्र को आकार दिया, वो नायक जिन्होंने इसे मजबूत किया, और वो विचारधाराएं जो भारतीय लोकतंत्र के जमीर में घर बनाए बैठी हैं। ममता जी, आपसे मेरा पहला सवाल उन 5 महीनों के बारे में है जब दुनिया ने भारतीय लोकतंत्र का पहला स्वाद लिया। मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा चुनाव के बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि कैसे ये चुनाव उस अनुक्रम का एक बुनियादी पहलू है जिसने आज 71 वर्ष पूर्व भी हमें दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र की उपाधि प्राप्त कराई है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, थैंक यू सो मच इतना जीवंत प्रश्न करने के लिए। जैसा कि आपका प्रश्न है प्रथम लोकसभा चुनाव के बारे में, तो ये सब विदित है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है। हम लोकतंत्र को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानते हैं, राजनीतिक संस्कृति मानते हैं। ये हमारे जीवन का मूलाधार है। जब हम जनतंत्र की बात करते हैं, मतलब वो शासन जो जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। अब्राहम लिंकन ने भी इसी प्रकार की बात की थी। तो हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में लोक यानी जन प्रमुख है, और चूंकि जन प्रमुख है तो सत्ता भी जनता के द्वारा बनाई जाती है। तो कैसे बनाई जाएगी, उसके लिए एक तरीका है, एक व्यवस्था है, और वो है चुनाव। निर्वाचन के द्वारा हम सब भारतीय या दुनिया के जहां भी लोकतंत्र है वहां के नागरिक अपनी इच्छा की एक सरकार बनाते हैं। और भारत भी, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत संघर्ष के बाद, अनंत लोगों के बलिदान के बाद, अनंत प्रकार के त्याग और बहुत, कहना चाहिए कि एक लंबी श्रृंखला जो संघर्ष के हमने बाद। त्याग की जी। दुनिया के सामने जो व्यक्त की है, और जिसके बाद हमें जो आजादी मिली है, उस आजादी को प्राप्त करने के बाद जो हमें 1947 में मिली, वो एक जश्न का दिन था, लेकिन साथ में आप सब जानते हैं दर्द से भरी एक दास्तान भी थी। भारत के 2 टुकड़े हो गए, और फिर धीरे धीरे हमने अपने आप को संभालते हुए अपना संविधान, जो हमारी निरंतर प्रक्रिया थी, वो बन के तैयार हुआ। और संविधान जब बना और जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे संविधान के भाग 15 में जनतंत्र की भावना के अनुरूप 324 से लेके 329 तक का एक ऐसा भाग है जिसमें निर्वाचन से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। और इन्हीं प्रावधानों के तहत 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग बनाया गया। सुकुमार सेन जी उसके अध्यक्ष बने, और हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हमें अपने लोकतंत्र को प्रमाणित करने के लिए चुनाव करवाना है। आप जानते हैं कि शुरुआत सबसे ज्यादा कठिन होती है। शुरुआत एक बार हो जाए, फिर तो हम उसमें कुछ जोड़ के कुछ घटा के उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा देते हैं। भारत जब आजाद हुआ तो आप जानते हैं, एक ऐसा भारत अंग्रेज हमारे लिए छोड़ गए थे
जो रोटी कपड़ा मकान के लिए, उसको जुटाने के लिए, संसाधनों को एकत्रित करने के लिए संघर्ष। तो भारत जब आजाद हुआ और जब उसने अपने संविधान के अनुरूप, अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप चुनाव कराने की ठानी, तो दुनिया की निगाहें हमारे ऊपर आके ठन गई, हमारे ऊपर इस तरह से ठहर गई। एक प्रश्न चिन्ह था हमारे ऊपर कि जनसंख्या बहुलता प्रधान, संसाधनों की कमी वाला, गरीब फटेहाल, अशिक्षा से जकड़ा भारत जो अभी अभी आजाद हुआ है, वो कैसे अपने चुनाव कराएगा। बहुत शंका आशंकाओं के बीच, किंतु परंतु के बीच अंततोगत्वा हमारे जो तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन जी, उन्होंने चुनाव करवाने की घोषणा कर दी। 489 सीट्स पर चुनाव होना सुनिश्चित हुआ। लेकिन समस्या ये थी कि 401 ही संसदीय क्षेत्र थे और सीटें उन्होंने घोषित करी थी 489। डेट्स भी डिसाइड हो गई। ये कहा गया कि हम ये चुनाव है वो 25 अक्टूबर से शुरू करेंगे और 21 फरवरी 1992 तक 1952 तक चलेंगे। तो 25 अक्टूबर से 1951 से लेकर 21 फरवरी 1951 तक 1951 तक करीब 4-5 महीने का जो समयावधि था, उसमें 68 चरणों में चुनाव होना सुनिश्चित किया गया। और आप जानते हैं कि चूंकि 401 ही हमारे पास संसदीय क्षेत्र थे, जो बहुत खास बात है, और सीट ज्यादा थी, तो ये तय किया गया कि 314 जो सीट्स हैं वहां पे एक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। लेकिन 86 ऐसी सीट्स हैं जहां पे ये निर्वाचन क्षेत्र है जहां पे दो दो लोग चुने जाएंगे, एक जनरल का, एक एससी या एसटी का। और पश्चिम बंगाल, उत्तरी पश्चिम बंगाल का एक ऐसा क्षेत्र भी था जहां पे 3 प्रतिनिधि चुने जाना है। तो प्रथम लोकसभा की बहुत बड़ी बात है कि निर्वाचन क्षेत्र हमारे पास 401 थे, लेकिन सीट्स हमारे पास 489 थी। पर हर समस्या का समाधान है और हम भारतीयों ने, हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने और हमारे राजनेताओं ने मिलकर इस समस्या का समाधान किया और बस फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो गया। फॉर्म्स भरे गए, उनका जांच प्रक्रिया शुरू हो गई, नामांकन के बाद वापसी का काम शुरू हो गया और बस पहला वोट हिमाचल के छिनी, कहीं कहीं चीनी भी लिखा हुआ है, छिनी नामक स्थान पे पहला वोट पड़ा और 36 करोड़ जनसंख्या प्रधान भारत में से करीब 70.3 मतदाता ने अपने मतदान का उपयोग किया। आपको ये पता होगा कि उस समय 21 वर्ष का स्त्री या पुरुष अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता था, लेकिन 89 में 61वां संविधान संशोधन पारित किया गया और 18 वर्ष को मताधिकार का न्यूनतम आयु बताया गया। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अगर उसने 18 वर्ष की उम्र पार कर ली है तो वो मतदान दे सकता है। देखते देखते मतदान हुए, करीब 1874 उम्मीदवार इस मैदान में थे। प्रथम लोकसभा में की जो चुनाव था उसमें यूं तो कांग्रेस का बोलबाला था, पंडित नेहरू की अपनी एक छवि थी, लेकिन 53 छोटे बड़े दल कुल इस चुनाव में शामिल थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जनसंघ पार्टी, भारतीय जनसंघ जिसे हम कहते हैं, सीपीआई थी श्रीपाद अमृत डांगे की, और ऐसे बहुत सारे नेता थे जिन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बना के और इस चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाया। चुनाव परिणाम आए और जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस को मिलना ही था बहुमत, तो 364 सीट्स
कांग्रेस को मिली। उसके बाद सीपीआई को 16 सीटें मिली, हिंदू महासभा को 4 सीटें मिली और जनसंघ को 3 सीटें मिली, किसान मजदूर प्रजा दल को 9 सीटें मिली। ऐसे सीटों का बंटवारा हुआ और भारत के इतिहास में, जैसे कि हमें अपेक्षा करते हैं, 75% मतों से पंडित जवाहरलाल नेहरू विजयी हुई और उनकी सरकार बनी। और दूसरे भी दल जो नए नए उभर के सामने आए थे, उन्होंने भी समथिंग बेटर देन नथिंग, बस कुछ ना कुछ उन्हें भी उनके हिस्से में भी कुछ सीट्स आई और इस प्रकार से पहली लोकसभा का चुनाव हुआ। इसकी खास बात ये थी, इसमें कानून मंत्री थे बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनकी हार हुई। और मजदूर किसान प्रजा दल के जो नेता थे जेपी कृपलानी जी, उनकी पार्टी को 9 सीटें मिली, लेकिन वो खुद हार गए। तो ऐसी कुछ बातें थी जो प्रथम लोकसभा चुनाव को बहुत रोचक बनाती है और बहुत कुछ सिखा जाती है। और फिर जब चुनाव हो गए, रिजल्ट आ गया, तो पहली इसकी बैठक 17 अप्रैल 1952 को हुई और अभी तक के रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे ज्यादा बैठकें, जिसको हम कहते हैं 377 बैठकें, इस लोकसभा की जो प्रथम बैठक के बाद से लेके 55 पूरे होने तक की, वो एक बड़ा अंक था। और लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि भारत किसी भी चीज में पीछे नहीं है। अगर भारत और भारतीय ठान ले तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। मेरा अगला सवाल आपसे 1996 के बारे में है। भारतीय राजनीति के इतिहास की बात शायद अधूरी रह जाएगी अगर हम 1996 के उस 13 दिन की सरकार का वर्णन ना करें। क्या आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ 13 दिन टिक पाई, बजाय इसके कि भाजपा उस साल के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई थी? हाँ अमृतांश जी, आप सही कह रहे हैं। 11वीं लोकसभा का चुनाव जब हुआ था 1996 में, उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी और 13 दिन में ही गिर गई। दरअसल जैसा कि मैंने पहले बताया, 1967 से लेके एक ऐसी शुरुआत हुई भारतीय राजनीति में जिसमें कि किसी भी दल को कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। क्षेत्रीय पार्टियां, दलगत राजनीति, इनमें वोट बट गए, सीटें बट गई। और इसीलिए जब 1996 में 11वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, तब भी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लेकिन बहुत सारी पार्टियां, जैसा कि मैंने बताया, 171 पंजीकृत थी, 30 राष्ट्रीय दल थे, राज्य स्तर के 30 दल हो गए, 8 राष्ट्रीय स्तर के हो गए, 171 छोटे छोटे दल हो गए। तमाम प्रकार के दलों ने मिलकर पूरे वोटों का विभाजन कर दिया। ऐसी स्थिति में जब किसी को भी वोट स्पष्ट तौर पे नहीं मिले, तो एक राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया और एक कोशिश की गई कि इस संकट से उभरा जाए। तो सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी सामने थी, उसके पास 161 सीटें थी। तो राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आपको पता होगा, 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री पद पे आसीन हुए। उन्हें भरोसा था कि वो बहुमत प्राप्त कर लेंगे, जो क्षेत्रीय दल है उनको अपने साथ ले लेंगे, सब उनको साथ देंगे। बट ऐसा हुआ नहीं और दुर्भाग्यवश ठीक 13 दिनों के बाद बहुमत ना मिलने के कारण, दलगत राजनीति के कारण, क्षेत्रीय दलों की सक्रियता के कारण, या भारतीय लोकतंत्र में उत्पन्न
एक प्रकार के असमंजस के कारण, मतदाताओं की शंका आशंकाओं के कारण ये सरकार अंततोगत्वा 13 दिन बाद भी गिर गई। उसके बाद देवगौड़ा जी आ गए। जी। एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो भी बहुत दिन नहीं रहे। फिर गुजराल आ गए। गुजराल जी, यूनाइटेड गुजराल जी आ फ्रंट। गए, जी। वो भी ज्यादा दिन नहीं रहे। जी। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आ गए 1998 में। हाँ जी। लेकिन आपको पता मृदान जी, फिर वही बातें हुई। जयललिता जी एक बहुत सशक्त महिला हुआ करती थी, तमिलनाडु की, और ऐसे दलों के समर्थन से वाजपेयी जी ने फिर सरकार बनाने की कोशिश की। लेकिन जयललिता जी ने एक शर्त रख दी कि उनके खिलाफ जितने भी प्रकरण हैं वो सब वापस ले लिए जाएं, और उनकी जो विरोधी पार्टी डीएमके, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी नाम से भी आप समझ सकते हैं, अटल। उन्होंने अपने अटल दृढ़ विश्वास का परिचय देते हुए इस दबाव में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मुझे ये दबाव पसंद नहीं है, मैं इससे बेहतर है कि अपनी सरकार ही ना बनाऊं। और फिर एक बार अटल जी की सरकार को जाना पड़ा, और पर फिर एक बार चुनाव हुए, और 13 अक्टूबर 1999 को 13 दलों के समर्थन से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिर सरकार बनाई, और पूरे 5 साल तक वो इस पद पर रहे। और आपको पता है उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। तो इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो सबको अचंभित कर देती है। उन्हीं में से एक घटना थी 13 दिन की सरकार। एक वो सरकार जो 13 दिन में गिरी, वो सरकार जिसने 13 अक्टूबर को फिर से शपथ ली और 13 दलों के साथ में मिलकर सरकार चलाई, और पूरे 5 साल तक उन्होंने इस सरकार का सफल संचालन किया। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते तो 13 वाला जो अंक है उस पे बहुत चर्चाएं हुआ करती। जी। ममता जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपके हिसाब से आज की नई पीढ़ी के लिए भारतीय राजनीति के इतिहास को गहराई से समझना और पढ़ना क्यों जरूरी है? बहुत बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए अमृतांश, ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि युवा पीढ़ी हमारी भाग्य निर्माता है, भाग्य विधाता है। राष्ट्र को एक दशा और दिशा देने का कोई काम करता तो युवा पीढ़ी ही तो करती है। हम और आप कितने दिन रहेंगी, हमारी आने वाली और जो पीढ़ी है वो संभालेगी, वो एक नई दिशा देगी राष्ट्र को। मैं एक बार मलेशिया के कॉन्फ्रेंस में गई थी, और वहां मैं चेयर कर रही थी, पहला सेशन था। काफी दूसरे राज्यों के प्रतिनिधि भी थे। उनमें से एक था फिजी का। उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि वहां पे हिंदू हिंदू संस्कृति अच्छी खासी है, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया। बोले, ममता जी एक बात बताइए, हमारे भारत में सिर्फ बुजुर्गों को ही राजनीतिक दायित्व क्यों दिए जाते हैं, युवा वर्ग को क्यों नहीं दिए जाते? मुझे पहली बार ऐसे प्रश्न सुनने को मिला। मैं सच में चौंक गई कि बात सही है। हमारे यहाँ अनुभवों को महत्व दिया जाता, अच्छी बात है, लेकिन युवा वर्ग को भी दायित्व देने की आवश्यकता है। और अगर हमें बदलाव लाते हैं, और आ रहे हैं, बदलाव देखने में आ रहे हैं, अगर हम ऐसे बदलाव लाते हैं तो निश्चित तौर पे हमें लोकतंत्र की पाठशाला में युवा वर्ग को एक प्रकार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। चाहे वो पंचायती राज से शुरू करें, विधानसभा शुरू करें, लोकसभा तक आए, जो भी हमारा मेथड हो। लेकिन जब तक वो इतिहास नहीं समझेगा, क्योंकि इतिहास वो झरोका है जो हमें वर्तमान में अपनी दशा और दिशा को निर्धारित करने में मदद करता है। हम इतिहास से तो जान पाएंगे
कैसे हमने आजादी प्राप्त की, हमारे संविधान निर्माताओं ने किन तत्वों का ध्यान में रख के संविधान बनाया, क्या वो संविधान में रखे गए तत्व हमारे लिए सफिशिएंट थे या और चेंज की आवश्यकता है, अगर है तो कौन सी, क्या इसको रिजिट होना था या फ्लेक्सिबल होना था, या थोड़ा सा अपन आगे बढ़े तो हमने गणतंत्र ही क्यों अपनाया, हमने संसदीय शासन पद्धति ही क्यों अपनाई, हमने लोकतंत्र ही क्यों अपनाया, और लोकतंत्र अपनाने के बाद क्या हमने उसके अनुरूप, आज अगर हम 75 साल बाद देखते हैं तो क्या उसके अनुरूप हमने अपना व्यवहार रखा है, ये कौन से वो तत्व थे जिन्होंने लोकतंत्र के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की, वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो एक सफल लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हमारे नेतागण, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे शास्त्री जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे मुरारजी देसाई जी रहे हो, चौधरी चरण सिंह रहे हो, गुजराल जी, एच डी देवगौड़ा जी रहे हो, आप जितने प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, अभी हमारे राजीव गांधी जी रहे हो, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन सबका कार्यशैली कैसा रहा, किन तत्वों का ध्यान में रखते उन्होंने शासन का संचालन किया, उनमें क्या अच्छाइयां थी क्या बुराइयां थी, इन सबका अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। मैं एक शोध निर्देशक हूँ, पीएचडी भी करवाती हूँ अपने बच्चों को विश्वविद्यालय, हम डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी और डीएवीबी में भी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में भी। मैं अपने छात्रों को, स्कॉलर्स हैं, उन्हें इन्हीं बात के लिए प्रेरित करती हूँ कि आप वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में को इतिहास के जरूरत से देखिए। जब तक आप इतिहास नहीं देखेंगे आप वर्तमान में सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। तुलनात्मक अध्ययन बहुत आवश्यक है। तो छोटे छोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो, चाहे पीएचडी का वर्क, चाहे एमफिल का, अब तो एमफिल बंद हो गया है, चाहे एमफिल का काम हो, सभी में हमने युवा वर्ग को नए दृष्टिकोण से, नए साइंटिफिक विजन से राजनीति का अध्ययन करने की प्रेरणा दी है। और अगर हमारे युवा वर्ग इतिहास को पढ़ने के उपरांत राजनीति का जो भी तारतम्य है, ये राजनीति का जो भी परिदृश्य है, उसमें प्रवेश करता है तो निश्चित तौर पर वो सफल होगा। मेरी वैसी मान्यता है कि राजनीति विज्ञान के साथ में राजनीति का व्यवहारिक पक्ष पढ़ाने वाले विद्यालय भी होना चाहिए, ताकि राजनेता बनने से पहले युवा वर्ग राजनीति और राजनीति से जुड़े मापदंड और संस्कृतियों और इतिहास को समझे, फिर राजनीति में प्रवेश ले। भारतीय राजनीति के ऐसे कई सारे प्रसंगों के बारे में और गहराई से जानने के लिए आप पढ़ सकते हैं ममता जी की किताब स्वतंत्र भारत की 75 प्रमुख राजनीतिक घटनाएं, जिसे प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। ममता जी, आपका द प्रिंट हिंदी सॉफ्ट कवर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और धन्यवाद उन दर्शकों का भी जिन्होंने समय निकाल के इस रोचक चर्चा में भाग लिया। मैं आशा करता हूं कि हम आपसे जल्दी ही बात करेंगे और भारतीय राजनीति के और पहलुओं को गहराई से समझेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमृता जी, और समस्त दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार।